अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, पाकिस्तान की तीनों बड़ी सियासी जमातें हम देख रहे हैं कि एक दूसरे पर फॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम लगा रही हैं और इलेक्शन कमीशन में तीनों जमातों के खिलाफ इन इल्ज़ामात की तहकीकात भी हो रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के मामले पर गुज़िश्ता रोज पीडीएम ने इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहिरा किया और ये मुतालबा एक बार फिर से दोहराया कि 7 साल से जो ज़ेरे इल्तवा केस है उसका जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए। इसके साथ साथ हमने देखा कि मुल्क दुश्मन कुव्वतों से फंडिंग लेने जैसे संगीन इल्जामात भी लगाए गए। इसके साथ साथ आज भी पीडीएम वफ्द चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिला और ये मुतालबा किया गया कि समाअत रोजाना की बुनियाद पर हो और जल्द से जल्द ये फैसला हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ हमने देखा कि आज इमरान खान साहब की जानिब से भी एक बड़ा चैलेंज दिया गया है। इसी फॉरेन फंडिंग केस से मुताल्लिक इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया कि ऑपोजिशन के शुक्रगुजार हैं और ये कहा कि सबके सामने आने चाहिए कि तहरीक इंसाफ और ऑपोजिशन की फॉरेन फंडिंग कहां से हुई। साथ ही साथ इमरान खान साहब की जानिब से यह भी कहा गया कि ऑपोजिशन जमातें बताएं कि उन्होंने पैसा कहां से इकट्ठा किया। चैलेंज करते हैं कि सियासी फंड रेजिंग सिर्फ तहरीक इंसाफ ने की। इसके साथ साथ वजीर आजम इमरान खान की जानिब से यह भी कहा गया कि फॉरेन फंडिंग केस में पार्टी सरबराहों को बिठा कर केस सुनना चाहिए। तो नाजरीन, इमरान खान साहब की जानिब से तो एक जाहिर चैलेंज दिया गया है जिस पर ऑपोजिशन की जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि हुकूमत शायद इस मामले पर घर चली जाएगी, हुकूमत जो है इस पूरी जमात को ही कलअदम करार दिया जाएगा। लेकिन आज इस अंदाज में इमरान खान साहब की जानिब से चैलेंज किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सारा मामला है इसका मंतकी अंजाम क्या होगा और जिस तरीके से कल इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा भी किया गया, क्या किसी दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है इदारे की? क्योंकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का भी बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इस पर आया है। उन्होंने कहा कि हम पर किसी किस्म का दबाव नहीं है, जल्द फैसला किया जाएगा और जल्द हम इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। यही वो मामलात हैं नाज़रीन जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और बात करने के लिए कुछ देर में मुझे ज्वाइन करेंगे मुस्लिम रहनुमा चौधरी जाफर इकबाल साहब। लेकिन एहतशाम साहब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी। ज़ाहिर सियासी मामलात पर भी बात करेंगे, लेकिन आज जो ये तब्दीली हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज वाइट हाउस भी छोड़ दिया और अलविदाई खिताब भी किया और ज़ाहिर है आज रात नौमुंतखब सदर जो बाइडन जो हैं वो अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तो मजमूई तौर पर आप किस तरीके से देखते हैं इस तब्दीली के दुनिया पर असरात क्या होंगे और ख़ासकर डोनाल्ड ट्रंप का जो अलविदाई खिताब था कैसे देखते हैं आप? देखिए सोनिया, आज इट्स अ वेरी सैड डे इन दी अमेरिकन हिस्ट्री। ये शायद 55 सालों में कहा जा रहा है कि पहली मर्तबा हो रहा है कि जी जो सदर छोड़ के जा रहा है वो अगले सदर की इनॉग्रेशन जो आज रात को 9 बजे होनी है, जो बाइडेन के उसमें शिरकत नहीं करेंगे। मतलब जिस तरीके से अमेरिका की सियासत में 4 सालों में तनाव बढ़ा, ये शायद अमेरिका की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। सारी दुनिया जो है ना हैरान रही। आज पूरी अमेरिकी कौम डिवाइडेड है। आज भी वाइट सुपरमिस्ट रिलीजियस वोट उसके साथ खड़ा है, तभी वो कह रहा है कि जी मैं 2024 का इलेक्शन लड़ूंगा, दोबारा आऊँगा। देखें, सबसे अच्छी बात जो बड़े कम लोग करेंगे सोनिया, मैं पहले करूँगा, एंटी इस्टेब्लिशमेंट आदमी था ये। ठीक है, ये पहली मर्तबा कम से कम 70-80 सालों में ऐसा आदमी आया है कि जिसने अमेरिका की जो नॉन पॉलिसीज़ थी ना मिडिल ईस्ट के मुतालिक, यूरोप, एशिया, अफ्रीका के मुतालिक, और जो वाइट अपना हाउस में जो होता था, पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट जिस तरह सोचते थे, ये शख्स बिल्कुल उसके उलट गया। अभी देखें, एक जो सबसे बड़ा कारनामा उसका जो मैं समझता हूँ हिस्ट्री में लिखा जाएगा वो ये है कि जिस तरीके से उसने ऐलान किया था कि अमेरिका बाहर की जंगों से बाहर निकलेगा, अफ़गानिस्तान हो, उसके बाद इराक हो, और उसने फिर ये भी कह दिया था कि हम किसी नई जंग में नहीं जाएंगे। माजरत के साथ अगर हिलरी क्लिंटन पिछला इलेक्शन जीत जाती तो आज मिडिल ईस्ट का नक्शे कुछ और होना था। वो तो सारी दुनिया में फ़ौज भेजने के हक़ में। तो ये तो अब एक अच्छा पहलुओं में से एक पहलू है। देखें, दूसरी तरफ जो मामला जहाँ पे ख़राब हुए ना, अफसोसनाक बात हुई कि इन्होंने एंटेगनाइज हर बंदे को नाराज़ किया, मीडिया को नाराज़ किया, जितने इल्ज़ामात इन पर लगे। और जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था इनका, अनप्रडिक्टेबल थे। अभी आप देख लें, कल रात को नैन्सी पेलोसी जो हाउस की स्पीकर हैं, उन्होंने जॉइंट चेयरमैन स्टाफ जो है उनका चीफ, उसको कॉल करके कहा कि जी मुझे डर है
आप देखें, ध्यान रखें कि न्यूक्लियर बटन जो है ना उस पर हाथ होता है प्रेसिडेंट का, ये कहीं जाते हुए दबा ना दे, पूरी दुनिया के साथ कुछ ना देखें। इस तरह का इंप्रेशन होना आज पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि एक जाने वाला आदमी जिसके बारे में इतनी ज़्यादा बातें की गई हैं कि कुछ कहने की याद नहीं। तो लेकिन अब देखें, लेकिन जो आने वाले सदर हैं, देखिए जो बाइडन जो है ना, जो बाइडन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो आके चीज़ों को तब्दील करेंगे, मसलन इसमें कोई दो राय नहीं कि जो क्लाइमेट चेंज पेरिस एग्रीमेंट है वो उसकी तरफ जाएंगे, उसको वापस लेके आएंगे। उसके बाद फिर आप देख लें 5+2 मायदा ईरान न्यूक्लियर का था, उसको लेके जाएंगे। यूरोप के साथ नाराज़गी थी वो दूर करेंगे। और देखें सोनिया, 4 सालों में जितना पूरी दुनिया में अमेरिका का इन्फ्लुएंस जितनी तेज़ी के साथ कम हुआ है शायद कभी नहीं हुआ। आज अमेरिका जितना कंट्रोवर्शियल हो गया कि चाइना के साथ लड़ाई, रशिया के साथ लड़ाई, इंडिविजुअल के साथ लड़ाई, ये सिर्फ यही कर सकते थे। ये ट्रंप ने किया, इसका बहुत उनको नुकसान हुआ। उनका ख्याल था कि लोग मेरे साथ जाएंगे। बात यह कि आज भी बड़ी तादाद में लोगों ने उनको वोट दिए थे। ठीक है, इलेक्शन कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की, लेकिन इनके जाने के बाद अब लोग उम्मीद करते हैं, सबसे बड़ी अहम बात है कि अमरीकी कौम जो डिवाइड हो चुकी है, इसको कैसे फर्दर इसके डिवीज़न को रोका जाए, किस तरीके से। अभी आप देख लें कि आज अमेरिका की तारीख में पहली मरतबा हो रहा है कि इतने हज़ारों की तादाद में गार्ड्स मैंने देखा नहीं था कभी। कैपिटल हिल में मैं भी वहाँ पे गया हूँ, बाकी जगहों दुनिया पे भी लोग गए हैं दुनिया से वहाँ पे, ये कभी आलम नहीं होता था। कभी एक बंदा वर्दी में हमने नहीं देखा वहाँ। अब क्या वजह थी? लोगों को पता था कि कुछ भी हो सकता है। 2 हफ्ते पहले जो हुआ अमेरिका में, तो वो सारी चीजें जो आज जरा जब वो खिताब कर रहे थे तो लबो लहजा कुछ बदला सा लग रहा था। देखिए वो लग रहा था बड़ा सॉम्बर, बड़ा टची था। बेगम भी थोड़ा सा उनकी बोली, लेकिन यह कि उन्होंने अपने नुक्ता नज़र से तो बातें की, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि वो हार मानने वाला शख्स नहीं है। वो अभी कुछ अरसे के बाद दोबारा अपने आप को रिवाइव करेगा और वो सामने आएगा। चलें, आज जाहिर है जो नौमुंतखब सदर हैं अपने ओहदे का हलफ भी उठाएंगे, तो कल जाहिर है हम पूरी डिटेल के साथ इस पर डिस्कस करेंगे। मुल्क की जो सियासी मामलात हैं उन पर आ जाते हैं। चौधरी जाफर इकबाल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जाफर इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे जानना ये चाहेंगे कि कल आप लोगों ने एहतजाज किया इलेक्शन कमीशन के बाहर। जाहिर है इलेक्शन कमीशन का भी मौक़िफ़ आ गया कि हम पर दबाव तो नहीं है किसी किस्म का, लेकिन जल्द ये जो मंतकी अंजाम तक केस है वो पहुंचेगा। लेकिन सवाल ये कि आप लोग भी तो 3 साल से इस मुकदमे का सामना कर रहे हैं। अगर आपके हाथ इतने साफ हैं तो आप खुद पहले क्लियर हो जाएं, फिर तलाशी दे दें, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तो आज बड़ा खुला चैलेंज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खुली समात होनी चाहिए, सबके ये जो फंडिंग कैसे होती है सब कुछ सामने आना चाहिए। वो तो चैलेंज दे रहे हैं, आप एक्सेप्ट करेंगे इस चैलेंज को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। यकीनन चैलेंज जो भी हो, जैसा भी हो, हर चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। पहले भी किया 2013 के जब इंतखाबात हुए तो तब जो चैलेंजेस थे उससे भी मियां नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल कबूल किया। लोड शेडिंग थी, दहशत गर्दी थी, मुल्क के अंदर जो है वो कारोबार मईशत मुल्क की नहीं चल रही थी, तो उन सारी चीज़ों को, और मुल्क के अंदर सियासी हमआहंगी नहीं थी, उन सबको बतौर चैलेंज कबूल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में जो पाकिस्तान हमने छोड़ा वो 2013 की निस्बत लोड शेडिंग में भी कमी थी, गैस के आपके पास ज़खायर बेहतर थे, गैस की सप्लाई बेहतर थी, आपकी मईशत बेहतर थी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर था, आपके हेल्थ हो, एजुकेशन हो, टैक्स कलेक्शन के मामलात हो, तमाम चीज़ों में। और सबसे बड़ी बात कि इसी इस्लामाबाद शहर में बहुत सारी पिकटें लगी हुई थी 2013 से पहले, वो सारी ख़त्म हुई। कराची शहर जो कारोबारी शहर भी है वो भी नो गो एरिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में वो सब था। इमरान खान साहब ने जो चैलेंज दिया है, इमरान खान साहब के लिए, अपने लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और अगर वो सिर्फ अपनी वो साबका तकारीर उठा के सुन लिया करें, और अच्छे लोग जो हैं जिन्होंने डिलीवर करना होता है वो अपना मंशूर भी पढ़ते रहते हैं, वो अपने खिताब को भी दोहराते रहते हैं, वो अपने वादों को भी याद करते हैं, तो अगर उन चैलेंजेस में से कोई एक आधा वो खुद अबूर कर सकें तो शायद इस मुल्क की बेहतरी हो। अब आ जाते हैं कल वाले एहतजाज पे। इमरान खान साहब का जो केस है और जो हमारे मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ केस है उनमें बहुत वाज़ेह फ़र्क है। जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केस है वो उनके एक बानी रुकन जो उनके साथ थे, साथ चले, फंड कलेक्शन में भी मदद की, उनके सामने पीटीआई बनी, उनके सामने कलेक्शन हुई, और वो ये एतराज़ लेकर आए और उन्होंने ये एतराज़ दाखिल किया जिसके ऊपर फ़ैसला होना है। जो हमारे ख़िलाफ़ दरख्वास्त है वो ये है कि अच्छा जी आप हमारा हिसाब हमसे मांग रहे हैं तो इनसे भी हिसाब लीजिए। हम हर साल हिसाब देते हैं, और 2018 के इंतखाबात से पहले होता है ना, आप कह रहे हैं हम हिसाब देंगे, तो फिर 3 सालों से देंगे नहीं, हिसाब नहीं देंगे नहीं, हम देते हैं।
जो सियासी जमात अपने अकाउंट्स जमा न कराए वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकती। हमने तो 2018 के इंतखाबात से पहले भी जमा कराए। तो फिर ये मामला क्यों आप फिर ये मामला ये है बहुत सादा सा है। एक तो इनमें फ़र्क करें कि इमरान खान साहब से सवाल है फॉरेन फंडिंग का, कि आपने जो बैरून ममालिक से पैसे लिए, जिस तरह से इकट्ठे किए, ही एक्सेप्टेड कि हाँ जी इकट्ठा हुआ है, लेकिन उसमें बाकी जो एजेंट्स मुकर्रर किए थे उनकी शायद गलती हो, मेरी गलती नहीं। वो कह रहे हैं एजेंट्स के जरिए आए थे और हमने एजेंट्स को बाकायदा तौर पर सारे के सारे कानून बताए थे। अगर उन्होंने वहां पर खिलाफ वर्जी की तो उन्हें फिर यहाँ कैसे मालूम होता? मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, मैं अपना एजेंट मुकर्रर करता हूँ हर पोलिंग स्टेशन पे। अगर उसको कायदो ज़वाबित का मालूम नहीं तो नुकसान किसका होगा? मेरा होगा, भुगतूंगा मैं। अब ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब इतने मतलब वो नाबालिग नहीं है कि उनको खुद पता नहीं। तो सब दो तीन चीज़ें अगर मैं अर्ज़ करूँ, फिर मैं सवाल भी आपसे पूछ लूँगा। पहली तो बात है कि मरीम साहबा ने कल अपनी तकरीर में जो इल्ज़ामात लगाए, दो लोगों का नाम दिया, एक इंडियन का नाम दिया, एक इजरायली का नाम दिया कि जी इन लोगों की तरफ से फंडिंग है। देखें कल जो प्रोग्राम हुए हैं, नदीम मलिक का ख़ास तौर पर प्रोग्राम, उन्होंने चीज़ें निकाल के लेके आए कि दोनों अमेरिकन हैं, ना वो इजरायली है ना वो इंडियन है। वैसे तो पता है नेशन ऑफ इमिग्रेंट्स है वहाँ पे, आप चले जाएँ मैं चले, वहाँ ओरिजिनल कौम कोई नहीं, ओरिजिनल उनके वही थे पुराने जो बंदे थे सबको, या जो लेके आए थे अपना अफ्रीका से लोगों को लेके आए थे, ठीक है ना। लेकिन अब सवाल ये कि इल्ज़ामात की सियासत हो रही है। आमतौर पे लोग कहते हैं कि जी आप ये केस लेके गए थे, या जो केस तो अकबर लेके गया था बाबर, लेकिन शुरू में आपने इसको परसू किया था, दरमियान में खामोश हो गए थे। अब ये मामला दोबारा से निकला। लोग इस तरह कह रहे हैं कि जी जिस तरीके से PDM की तहरीक में पहली मरतबा पहले जिसको कहते हैं हल्ले में या पहले फेज़ में जो डंड पड़ा, जितने लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाए, ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सके, जिस तरीके से जनवरी और के बाद चेंज करके मार्च में आ गए, लॉन्ग मार्च करना है नहीं करना, धरना देना है नहीं देना, लोग इसको इस तरह देख रहे हैं चौधरी साहब के जो अचीव करना चाहते थे अचीव नहीं हुआ, अब फॉरेन फंडिंग का सहारा लेके इसको ले गए। अगर तो फॉरेन फंडिंग नहीं है, ममनुआ फंडिंग है बेसिकली। इमरान खान साहब अगर उन्होंने पैसा दिया उनको जवाब देना पड़ेगा। अगर ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर उनके दो एजेंट उन्होंने ये किया उनको नहीं पता था, इसका भी उनको जवाब देना पड़ेगा। जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर आएगी, क्योंकि साइन आप करते हैं, ऑथराइजेशन आप देते हैं, वो अपनी जगह पे। लेकिन लोग कहते हैं जो सब प्रोवोकेशन क्या है अब इस वक्त इस स्टेज पे आके। और फिर सुप्रीम कोर्ट का अगर आप देख लें इस हवाले से, जो हनीफ अब्बासी वाला मामला है, वो नाअहली तो नहीं बनती, ना ही ज़्यादा से ज़्यादा वो कहते हैं नहीं फंड्स कंफिस्केट हो जाएंगे रियासत के हक़ में और कुछ नहीं होगा। स्वाय पॉलिटिकल पॉइंट्स करेंगे, कुछ भी नहीं हो रहा। हुकूमत की कारकर्दगी पे अगर सवाल उठते हैं वो अपनी जगह पे हैं, 2.5 सालों में कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि जी जिस तरीके से निकालने की एक प्लान किया गया अपोजिशन की तरफ से, उनमें मुसलसल आपके लिए नरम गोशा रखने वाले साफ़ी भी ये कह रहे हैं कि जी पहला फेज़ तो उड़ गया, कुछ नहीं हुआ, अब इनको नए सिरे से कार्ड तरतीब देने पड़ेंगे। और ये जो सारा लिया अकबर बाबर का आपने कि आप उसके पीछे खड़े होके अब ये करवा लेंगे, लोग कहते हैं इसका भी शायद इतना नुकसान नहीं होगा और 2.5 साल जो है ना वो गुजार जाएगा अगले भी। मैं गुजार जी प्लीज़। 2 हिस्से हैं आपकी गुफ्तगू के, आपके सवालों। एक मुतलका है कि PDM का पहला फेज़ कामयाब रहा या नाकाम रहा, और दूसरा ये है कि क्या हम कल बंदे नहीं आए आपके इतने, कि क्या हम जितनी गाड़ियाँ थी चौधरी साहब इतने बंदे नहीं आए कल। क्या हम जो है वो किसी के पीछे खड़े हैं? हम कतन किसी के पीछे नहीं खड़े। हम दरख्वास्त ये कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, हम बात ये दोहरा रहे हैं और कल बार बार दोहराएगी कि अगर मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून या किसी अपोजिशन पार्टी का कोई केस हो तो आप डे टू डे हियरिंग भी करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट का सिक्योरिटी कमेटी को कह दिया हफ्ते में 3 दिन मीट करें। जी करेगी इंशाल्लाह, बहुत कुछ इसके अलावा भी कहेंगे। इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट निगरानी करता है, आपकी तरफ से आया, ये बड़े हीरे चुन के JIT में शामिल किए जाते हैं, वो कुछ नहीं निकाल सकते, अकामे पे सजा दी जाती है। एक एहतसाब, एक ऐसा फैसला किया जाता है कि नीचे एक आदमी को हक नहीं दिया जाता कि उसके ट्रायल कोर्ट में वो हो, ट्रायल चले और फिर फैसला। सब नाअहली हुई है ना, एहतसाब अदालत की तरफ से 7 साल कैद हुई है, 10 साल अकामे में नाअहली हुई। वो निकले थे पानामा की जायदादें ढूंढने और निकला अकामा उस पर नाअहली। जहाँ 7 साल की सज़ा हुई वो किस बात पे हुई कि एक तनख्वाह है आप फर्जी बेटे से आपने नहीं ली, लेकिन फिर भी वो आपकी है, आपने ली या नहीं ली इस बात पे। दूसरी सज़ा इस बात पे हुई कि आपके बेटे ने लीगल पैसे आपको ट्रांसफ़र किए, अकाउंट में आए, वहाँ भी लीगल बिजनेस से आए, लेकिन हम ये तस्वर करते हैं कि ये आपकी ज़ाती इन्वेस्टमेंट है और उसका हिस्सा आपको मिला है। ये 2 बातें थी। ज़राए नहीं बताए ना जी, 2 नहीं ज़राए। बेटा जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ये वो ज़राए असेंबली में खड़े होकर वो नहीं आए। नहीं देखिए अलग करें, आप मुझे बताएं, दोनों चीज़ों को अलग। कोर्ट के एक जज ने कहा था कि खुदा का वास्ता एक पत्थर ही लाओ, एक कागज ही लाओ। आप दोनों चीज़ों को अलग करें ना,
कि एवन फील्ड अपार्टमेंट्स दादा से पोतों को मिले और वो किसके हैं, लीगल हैं, वहां पे हैं। मियां नवाज शरीफ के नाम पे ना कभी थे, ना रहे, ना आइंदा होंगे। चलें इस पर बात मियां करेंगे नवाज शरीफ के नाम पे दूसरी भी कोई ऐसी जायदाद किसी को कहीं नहीं मिली। उस बात पे नहली मियां नवाज शरीफ की कैसे बनती दुरानी कहती हैं कि ये दादा सिर्फ एक ही बच्चे को पोतों को दिए हैं, औलाद को बाकी भी तो बंदे वो दादा की मर्जी है। दादा चलिए इस पर बात करते हैं नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक के लिए आज मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। अभी ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरीके से बात हो रही थी कि कल मरीम नवाज साहिबा ने जिस अंदाज में तनकीद की गवर्नमेंट पर और फिर कुछ नाम भी लिए कि मुल्क दुश्मन जो कुव्वतें हैं, मुल्क दुश्मन जो ममालिक हैं, उनसे फंडिंग लेती रही है PTI। और ये कोई पहली बार नहीं है एहतशाम साहब कि कभी कौमियत के कार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, कभी मजहब कार्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, कभी हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाए जाते हैं। आप नहीं समझते कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए? जाहिर है आज नून लीग कर रही है, कल PTI इन पर करेगी, तो ये सिलसिला तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए सोनिया, माजरत के साथ ये काम तो तीनों पार्टियां कर रही हैं। PTI भी यही कर रही है। PTI कोई दिन नहीं जाता जब ऐसी बात होती है तो ये भी सर्टिफिकेट जारी करती है और गद्दार और मुल्क दुश्मन कह देती है। वहाँ से तो बातें हो ही रही हैं। मतलब है कि जिसका रिएक्शन मैं समझता हूँ PTI में होता है कि जब आप डे 1 से ये कहें कि जी कादियानी हैं, आप इजरायली हैं, सारा पैसा आपकी तरफ से आया, आप और खौफनाक किस्म के इल्ज़ाम लगते हैं, तो ज़ाहिर है फिर दूसरी तरफ से भी जवाब आता है। फिर ये भी 4 वज़ीर बैठ के फिर उनको धोना शुरू कर देते हैं। देखिए मसला सिर्फ क्या है, मसला ये है कि इस वक्त मरियम बीबी या फजल रहमान साहब, ये 2 बंदे हैं। नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हैं, बड़ी हद तक वो आजकल खामोश हैं। एक आध पिछला उनका एक बयान आया था, तो इनका जो जिसको कहना चाहिए बयानिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है। ये जारहाना अंदाज में बात करना चाह रहे हैं और ये अपने साथ बाकियों को लेकर चलना चाहते हैं। PTI पीपल्स पार्टी ने थोड़ा अपने आप को डिस्टेंस किया। अब बिलावल भुट्टो कल नहीं आए, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज किया है। और फिर जिस तरीके से उन्होंने कहा भाई इस्तीफे बोले, हमने काम नहीं करना, 3 साल 2.5 साल उनकी हुकूमत को छोड़ के आएंगे। मेरा ख्याल है ये एक सेटबैक तो बहुत बड़ा हुआ है। ये PDM के लिए एक सेटबैक हुआ। जो कहा जा रहा था कि जी पीपल्स पार्टी साथ है, जी इस्तीफे देंगे, और बिलावल भुट्टो ने भी कहा था। और फिर आपको याद है एक स्टेज पे तो उन्होंने यहाँ भी कह दिया, यहाँ तक कह दिया था कि जी हम जाके धरना देंगे, अगरचे हम धरनों के खिलाफ नहीं। शुरू में वो कहते थे, लेकिन फिर उन्होंने चेंज किया कि जी धरने की हमारी सियासत नहीं है। बात यह है कि जरदारी साहब जब इसमें बीच में कूदे हैं ना, ख़ास तौर पे 27 दिसंबर को जो बीबी की बरसी थी, उसके बाद से सियासत की काया बड़ी हद तक पलटी है। जो टफ टाइम दिया जा सकता था या जो मुश्किल पैदा की जा सकती थी गवर्नमेंट के लिए, वो बड़ी हद तक मैं समझता हूँ कि वो अब दूर हो गई है। लेकिन अब मंजिल दूर हो गई है ना, अभी रास्ता लंबा हो गया है, मोटरवे जाना है, अब आपको एक लंबा यू टर्न लेके आना पड़ेगा, इतनी आसानी के साथ नहीं होगा। ये तो है अपनी बात। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह कहा जा रहा था कि जी ख़ास तौर पे PMLN ये मार नहीं सह सकती, बंदे इनके अंदर हो गए तो फ़ौरन कम्प्रोमाइज़ करेंगे, उन्होंने साबित किया कि ऐसी बात नहीं है। लेकिन बावजूद सारी चीज़ों के वो खड़े हैं अपने साथ। और मौलाना फजल रहमान साहब आप देख लें, पहली मरतबा वो सियासत कर रहे हैं, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, जो कभी उन्होंने नहीं की। और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जी मैं इस्टेब्लिशमेंट का जनाजा पढ़ के जान छुड़ाते हैं। हाँ ये भी है। और साथ ये भी कहते हैं कि ये मैं किस तरह मान लूँ कि कोई हुकूमत मेरे बगैर मुकम्मल हो सकती है। ठीक है ना, अब उनका अपना एक दुख है जिसकी वजह से आना चाहते हैं। लेकिन ये एक चीज़ अपनी जगह जाफर साहब बिल्कुल तय हो गई है कि आपके जलसे जुलूस अगर मौलाना साहब अपने बंदे लेके ना आए तो बात बनती नहीं है। देखिए ना, आपका वोट बैंक बड़ा ज़बरदस्त है। लोग कहते हैं कि जी आपको वोट देने वाले हैं, दुकानदार हैं, ट्रेडर्स हैं, हर तरह के तबके के लोग हैं, लेकिन सड़क पे नहीं आने के लिए तैयार। अब पीपल्स पार्टी सुने सर एक मैं एक जुमला कह, ये चीज़ें पीपल्स पार्टी जो है ना, आप देख लें पंजाब में तीसरी मरतबा बिलावल भुट्टो गए हैं, रिवाइव करने की कोशिश की है, बात नहीं बननी उनकी। ठीक है ना, आज आके मौलाना फजल रहमान, यही है कि मौलाना फजल रहमान साहब फिर आंखें दिखाते हैं कि यार बंदे तो मैं लेके जाऊँगा, मज़े ये लेंगे, इसलिए बीच बीच में मामला खराब होते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने पिछले सारे अरसा में हुकूमत जब की तब भी अपनी कारकर्दगी दिखाई, काम करके दिखाया। और आप बीइंग अपोजिशन भी कोई बिल्कुल ऐसा, ये PDM बनने से पहले जब मरियम बीबी को गिरफ़्तार किया गया, जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अभी 4 अजला में वो पहुँचे थे, उनको पकड़ लिया, राना सनाउल्लाह साहब ने पार्टी को जो है वो ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, मियां नवाज शरीफ साहब वॉज इन कोटलखपत जेल तब, तो इन सब को क्यों पकड़ा गया? जो ही मुस्लिम लीग नून मुतहरक हुई, शाहिद खाकान साहब और एहसन इकबाल साहब जो है वो वर्कर्स कन्वेंशन कर रहे थे, 5वां या 6ठा कन्वेंशन था मेरे ज़िला में गुजरात में, वो हुआ और उसके बाद जो है वो दोनों को पकड़ लिया गया। राना सनाउल्लाह साहब ने पूरे सूबे की तंजीम, चीज़ है साहब, जी ये हर दौर में नहीं होता।
नहीं, मैं गवर्नमेंट आप- एट द डे आप- ऑपोजिशन आप के कह साथ रहे हैं यही ना- कर रही होती है। आप कह रहे हैं ना कि हाई मॉरल मौलाना ग्राउंड लोग- किसी का नहीं रहा। नहीं, मौलाना लोगों को लेके आते हैं, हम वो नहीं कर सकते। मैं वो बता रहा हूँ कि हमने उनसे पहले शुरू किया और आखिरी जलसा मरियम बीबी का सरगोदा का था, उससे अगले दिन उन्होंने कश्मीर जाना था, आपके बंदे नहीं आए, हमने अकेले पीपल्स करना पार्टी था। के बंदे कल नहीं आए, सब कल हमने आपके जितना नून के बंदे देखिए- कल यहाँ नहीं पहुंचे। देखिए, हमने आपके जहन में कोई हो, किसी दूसरे के जहन में हो कि इतना होना चाहिए था, वो अलग बात है। हमने जो आज तक तय किया, गुजरांवाला से स्टार्टिंग टिल यस्टरडे, हमने अपने टारगेट्स के मुताबिक बड़ा किया, पुअर शो था आपका। अपने टारगेट्स के मुताबिक किया और अपनी तजावीज़ के मुताबिक किया। हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक सही। जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने एक दिन कहा था जनाब इमरान खान साहब से कि आप आसिम सलीम बाजवा साहब का एहतसाब नहीं कर सकते, एक मेडल दे दीजिए, इस्तीफ़ा नहीं ले सकते, एक मेडल दे दीजिए। आ गया इस्तीफ़ा, चले गए, वो भी फारिग हो गए। तो ऐसा नहीं है कि इस तहरीक के असरात नहीं है या नहीं तो होंगे। आपने भी वैसे जाफर इकबाल साहब डेडलाइन दी हुई है 31 जनवरी को, 31 जनवरी तो आने वाले हैं, दे देंगे वैसे आपको क्या सुनिए, लगता है देखिए, वज़ीर हम आज़म जमहूरी इस्तीफा? लोग 31 हैं। जनवरी तो आगे चली गई ना, अब तो नहीं, मार्च नहीं, पे चली नहीं, गई नहीं, है ना। नहीं, 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 वैसे ले 31 जनवरी वजीर आजम से मुतालबा 31 जनवरी का है। एहतशाम साहब देखें, जमहूरी लोग क्या करते हैं, हमने ये इस्टेब्लिश किया पूरे मुल्क के अंदर जलसे जुलूस करके कि लोग इस हुकूमत से बेजार हैं। इस हुकूमत ने अपनी कारकर्दगी से ये दिखाया कि वो नहल हैं, निकम्मे हैं, वो ना इंतजामी मामला आपकी चला पार्टी के सकते हैं, अंदर भी जो साहब बात करते ना हैं, इंतजामी। आम आदमी सुनिए, मोबिलाइज एक- नहीं हुआ। सुनिए, आम आदमी बिल्कुल अगर हुआ है, मोबिलाइज हुआ बिल्कुल होता हुआ है। तो आप सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट होती। बिल्कुल हुआ है मोबिलाइज, और हमने हुकूमत का ये सारा कट्टा चट्टा जितना निकाल के रख दिया कि ना इनके एक काम को ये नहीं कर पा रहे, किसी एक शोबे के अंदर भी नहीं कर पा रहे। तो तब क्या है, अगला फिर पार्लियामान को इमरान खान साहब ने बिल्कुल एक वो दरवाजा बंद करके, लेकिन शटर बंद लेकिन जाफर करके। इकबाल साहब माजरत के साथ होना तो ये चाहिए था कि 2.5 आपने साल में कैबिनेट मीटिंग तो हर हफ्ते होती है, आपके तो 12-12 महीने, कैबिनेट- 8-8 महीने होती अल्लाह नहीं थी। भला करे आपका, बहुत अच्छी इसहाक आपने डार साहब बात की। सारी देखिए, 38 कमेटियों के वो चेयरमैन थे या इससे भी ज्यादा के थे। 40 के चेयरमैन थे, लेकिन आपको 12,000 मेगावाट बिजली इनपुट देके गए। वो 38 कमेटियों के चेयरमैन थे, कैबिनेट मीटिंग महीनों बाद होती थी, आपको हज़ारों किलोमीटर मोटरवे दे के गए। दहशतगर्दी के लिए जितने वसाइल मुसल्लह अफवाज को, इदारों को चाहिए, वो सब मिलते रहे। आपके जहाज़ नहीं पकड़े गए, आपकी किस्तें शॉर्ट नहीं हुई, आपके किसान को खाद सस्ती मिली। हमने वो सारे काम करके दिखाए जो हुकूमती जिम्मेदारी थी। ये सही। भले 2 मीटिंग्स करें दिन में कभी लेकिन ना जाफर इकबाल साहब लेकिन फिर- कारकर्दगी क्या है? वज़ीर आज़म लेकिन कहते हैं असल कि बात तो पार्लियामेंट की है ना, पार्लियामेंट तो डिसफंक्शनल आप लोगों की तरफ से हुई है ना। जिस Not तरीके at all. से देखें, जिस तरीके से आप बुलाने के बाद कोई लेजिस्लेशन नहीं होती, किसी इशू पे 100% बात नहीं होती, हुई। आते के साथ ही जनाब टायराट खोलते हैं इमरान के खिलाफ और बाकी लोगों के खिलाफ, ऐसा उससे नहीं है। कमोशन बढ़ती नहीं, है, नहीं, इख्तिलाफात ऐसा बढ़ते नहीं हैं, है। लड़ाई झगड़ा होता नहीं, है, नहीं। बात खत्म ये- हो जाती है। चले इस नुक्ते पे बात कर लें। आप रिकॉर्ड उठाएं कौमी असम्बली का, वो वीडियोस निकाल के देखें कि जितनी ये बातें हैं सारी वुज़रा की तरफ से इनिशिएट होती हैं। और आप पिछले 2013 से 18 तक देख लें कि ऑपोजिशन बातें करती थी और वुज़रा सुनते आप थे। पार्लियामेंट का ऐसे है जो साहब, आप मुझे बताएं कि स्पीकर जब कोविड के ऊपर मीटिंग बुलाता है आप लोग नहीं जाते, सिक्योरिटी के ऊपर मीटिंग बुलाता है आप लोग नहीं जाते, मतलब और पार्लियामेंट को फंक्शनल करने का क्या फैसला अल्लाह के भला मामले करे पर आपका। ब्लैकमेल करते हैं स्पीकर तो साहब ने मीटिंग बुलाई, सारे लोग शरीक हुए। जनाब वजीर आजम मुनासिब नहीं समझा कि पार्लिमानी रहनुमाओं की बात सुने, उठ के चले गए। स्पीकर ने मीटिंग पुरानी बुलाई, बात है। जी जी पहली बात, स्पीकर ने मीटिंग बुलाई नेशनल इशू पे कि इंडिया का जहाज मार गिराया, आइए बैठिए बताइए, सिक्योरिटी इदारे आ रहे हैं। जनाब वजीर आजम तशरीफ नहीं लाते। जितनी भी पार्लिमानी रहनुमाओं की मीटिंग्स हुई, और आप 13 से 18 देखें, हर मीटिंग के अंदर मियां नवाज शरीफ मौजूद हैं। हर एक साहब के घर चल के गए कि भाई आइए मिल बैठिए और इस पार्लियामान को चलाइए। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 बंदे को चेयर करते थे, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर, और 20 मीटिंग्स हुई उस पार्लिमानी कमेटी की। और जितने आप में यमन में फौज भेजने ना भेजने से लेके सी पैक के रूट्स हों, आपके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों, सारी बातें वहां पे तय लेकिन हों। अभी बहुत सारे मामला पर वैसे गवर्नमेंट आपको बुलाती है लेकिन आप नहीं आते, और वो कहते हैं कि हम हम जब गए। भी किसी मामले पर बात करते हैं आप सुनिए, हम एनआरओ गए। मांगना शुरू नहीं, हो not जाते at हैं, all, आप कोई केसेस में एनआरओ की रिलीव मांगना देखिए, शुरू हो जाते हैं। जिस दिन मुसल्लह फौज के सरबराहान आए, 38 में से 34 पॉइंट जो है ना वो तो आपने लिख के दिए ना जिनको खत्म करें। ये ऐसा आप नहीं हुआ। 90 से पहले का वो कहते हैं जी कि आप मामला साफ कर दें। नोट एट ऑल, ये बिल्कुल देखें 90 से उन्होंने- पहले के केसेस एक जो तो- नवाज शरीफ पे बनते नहीं, हैं और अच्छा, सब नहीं। जरदारी पे, बिलावल पे, सब खत्म करें। गवर्नमेंट ने बुलाया, तजावीज़ मांगी, और फारूक एच नाइक साहब ने अपनी तरफ से कि भाई इन इश्यूज पे बात आगे कर लें, या ये हैं जिन पे वो कोई ऐसा नहीं, वो बाइंडिंग की गई, वो आप लोगों ने कहा था कि पहले इस पे बात करें फिर आगे जाएंगे। ये तो रिकॉर्ड की चीज है। नहीं तजावीज़ थी, वो
उस वक्त तजवीज़ थी कि ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको बात करनी जब चाहिए। फेटफ की बात हो रही तो ये तजवीज़ें बाद में भी हो सकती है ना जी। देखिए, उस पे तो आपको अनकंडीशनल सपोर्ट देनी चाहिए थी ना। किसके अंदर? ये फेटफ के मामले में। फेटफ के अंदर जो सही, ठीक कवानीन है। बनाए गए हैं वो जरा आप देखेंगे, एक आम आदमी मेरे और आप कि किसी भी फर्द को पकड़ के आप अंदर कर दें, पकड़ के आप रख दें, तो ये तो कोई फेटफ के लिए जरूरी नहीं है ये ना। तो इस पे तो आप लोगों ने फेटफ बात के की लिए थी। जरूरी ये था, फेटफ के लिए जरूरी ये था कि मियां नवाज शरीफ जब तब कहते थे कि अपने घर को जो है इन ऑर्डर उसमें करें, थी कि जी 5 करोड़ अपने की घर को इन corruption ऑर्डर नहीं, करें, 99 अपने करोड़ घर को इन रुपए ऑर्डर की करें। करप्शन होगी तो जब उस पे हाथ नवाज शरीफ डालेंगे ये आप। कहता है कि अपने घर को इन ऑर्डर 40-50 करें, करोड़ तो की तब उसे कहा जाता कंडोम है करने कि corruption। आप जो है वो रियासती इदारों के खिलाफ बात करते हैं। तब कहा गया था कि हाफिज सईद साहब और ये बाकी मामलात हैं, इनको दुरुस्त कीजिए। आज उन्हीं हाफिज वो सईद अंदर है, साहब उनके लखवी अंदर है, अब सारे अंदर है अंदर ना, हैं। अब अंदर है, चले, अब क्यों अंदर है? आपके जमाने में तो खुले फिर रहे थे ना। अब अंदर क्यों है? अब अंदर क्यों है? तब उनको दुरुस्त करना चाहिए था। लेकिन ना अब इसको सही, तो ठीक दो है। बड़ी पार्टियों ने नहीं किया, इन पे आप दबाव बढ़ा तो इन्होंने किया। ये दहशतगर्दी का मामला आज तो नहीं, 20 साल से चल रहा है। 20 साल से है, जी हाँ, 20 तो साल जाहिर से है। है। लेकिन जो नेशनल एक्शन प्लान बना था उस पे जो नुकात पे बातचीत होनी थी, नहीं हुआ। आपने तो हुई उस दार पे। साहब के जमाने में जनाब उस पे दहशतगर्दी हुई। के हवाले से जो फंड नहीं, होते थे नहीं। वो नहीं दिया करते Not थे at all। नहीं, नहीं, ऐसा भी हुआ। नहीं, 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 पूरे नहीं, फंड चलें, नहीं दिए चलें। गए। नहीं, कतई जरा ऐसा नहीं। डिस्कशन को एक एहतमाम दफा सब भी यहाँ से ऐसा नहीं आगे हुआ बढ़ाते हैं। कि हमने रियासती इदारों या मुसल्लह अफवाज या दहशतगर्दी से निपटने के लिए फंड्स ना दिए गए। हम नहीं दिए, आजकल नहीं दिए जा रहे। जिस बात पे रुकावट बनी थी वो उन फंड्स जो हमने साल भर के चलिए लिए डिस्कशन को allocate आगे किए, बढ़ाते उससे हैं। अलग थे। एहतशाम साहब, वक्त चूंकि कम रह गए, अब एक तरफ से हम देख रहे हैं कि ऑपोजिशन भी जल्द से जुलूस करिए, लेकिन आवाम की बात नहीं हो रही। वैसे हुकूमत आपको लगता है कि अब संजीदा हो रही है? देखिए, हुकूमत पे बड़ा शदीद दबाव इस बात का तो है। उनकी पार्टी के अंदर लोग बात करते हैं, कैबिनेट में बातें होती हैं, कैबिनेट की बातें बाहर आ जाती हैं। वहाँ पे लोग कहते हैं कि जी हमारे लिए डिफेंड करना पार्टी को बड़ा मुश्किल है, रूलिंग पार्टी को। आप जब तक के महंगाई के मामला नहीं ठीक करते, ये आप देख लें, एक महीने में 2 मरतबा पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, मतलब उससे लोग और परेशान हुए। बिजली की कीमत बढ़ी है। आप वन गो में आप देख लें, घी उस पर महंगाई कितनी ज़्यादा हुई है। ठीक है, बाहर पाम ऑयल महंगा हुआ है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है अपनी जगह। लेकिन लोग जो तवक्को कर रहे हैं ना कि कोई ऑर्गेनाइज तरीके से कोई महंगाई को काउंटर करना है और फिर जिस तरीके से गुर्बत का खात्मा करना है, अनएम्प्लॉयमेंट का खात्मा करना है, उस हवाले से हुकूमत को अभी कामयाबी नहीं हुई। नहीं मिलती, अब बिल्कुल ये कामयाबी। देखना है कि मामलात को कैसे आगे लेकिन लेके जाते हैं। चौधरी जाफर इकबाल साहब, माजरत के साथ यहाँ ये मैं ज़रूर कहूँगी कि ये आप पे तनकीद अपोजिशन पर भी हो रही है कि ये जो जलसे जुलूस हैं, होना तो ये चाहिए था कि महंगाई और अवामी इशूज़ को फोकस किया जाए। दूसरे इशूज़ को आप फोकस देकर चल रहे हैं। अवाम का दर्द जो है इन मसलन जलसे हम कौन जुलूसों से में issues हमें को focus कर कम, रहे जाहिर है कभी इदारों पर तनकीद होना शुरू हो जाती है, कभी आप इलेक्शन कमीशन में जाकर हुकूमत अपने केसेस में रिलीफ और ये सारी चीज़ें। आपको नहीं लगता कि आवाम का दर्द कम नज़र आता है जलसे जुलूसों में? महंगाई, दूसरे इशूज़ पर फोकस कम है। कतन किसी एक जगह भी ऐसा नहीं हुआ कि महंगाई या हुकूमत की कारकर्दगी पे बात ना हुई हो। सारा सही, फोकस ठीक अदारे साथ ठीक छोड़ है। दें इनका। चलिए, माजरत नहीं, के ये साथ नहीं प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। इकबाल साहब मुस्लिम नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। माजरत के साथ सर एहतशाम साहब, आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।